नमस्कार, धन्यवाद आशुतोष। हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसका विषय जो है वो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरह से उभरती रही हैं, क्या वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहतर है या एक स्थिर और सुशासन के लिए खतरा है। एक आम धारणा बनी हुई है कि रीजनल पार्टी अगर आती है और ये जो कोएलिशन इरा है ये बड़ा खराब है, खिचड़ी सरकार आती है, ब्लैकमेल होता है, पता नहीं क्या क्या। और अभी चूंकि 2014 के चुनाव हैं और फिर बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि हिंदुस्तान का सामूहिक विवेक वाला वोटर क्या करेगा। इस विषय पर जितनी बहस आगे होगी उसको हम एक संदर्भ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल है जो सिद्धस्थ हैं इन विषयों के। उनसे हम बात कर रहे हैं एनके सिंह साहब, जय पांडा साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, नरेश गुजराल साहब, दिनेश त्रिवेदी साहब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, कांग्रेस ऑलरेडी अल्पमत में है। ये दरअसल देश का भी नक्शा यही है। 2009 का आंकड़ा देखा गया, 70 करोड़ में से 12 करोड़ वोट हैं कांग्रेस के पास और सारी नेशनल पार्टियां मिला लें तो 50% के नीचे है। और एक स्टेटस कोइस्ट माइंडसेट को बड़ा डर लगता है कि पता नहीं है रीजनल पार्टियां जो बढ़ रही हैं ये देश को डुबा देंगी, अगले 20 साल रहने वाली हैं ये, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और क्या साफ बहस कर रहे हैं या एक्सट्रीम बहस करेंगे कि नेशनल पार्टियां बहुत अच्छी होती हैं और रीजनल पार्टियां जो हैं ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, सुशासन के लिए ठीक नहीं है। एक आप अभी आए नहीं है मुख्यमंत्री जी, उनका जब मैंने एक बार इंटरव्यू किया था तो एक सेंटेंस मेरे दिमाग में रह गया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा नेशनल पार्टीज, बोले रुकिए, नेशनल पार्टीज कौन है? सिर्फ मल्टी स्टेट पार्टीज हैं इस देश में, कोई नेशनल पार्टी नहीं है। इसी सवाल को लेके सिंघवी साहब मैं पहले आपके पास आऊंगा। क्या ये इल्म है नेशनल पार्टी के नाम पर आप लोगों को कि अब रीडिफाइन होने की जरूरत है? आप लोग मल्टी स्टेट पार्टी हैं, आप कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को अब रीजनल पार्टी के साथ बात करने के टर्म और एंगेजमेंट के टर्म को बदलना होगा। मैं आमतौर पे आपकी बात से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि इस देश की फेडरलिज्म के लिए, इस देश के ढांचे के लिए अच्छा ये हो अगर केंद्रीय पार्टियां ज्यादा से ज्यादा प्रादेशिक पार्टियों की तरफ या प्रादेशिक पार्टियों की तरह सोचें और प्रादेशिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय पार्टियों की तरह सोचें। ये कन्वर्जेंस आवश्यक है क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो समझता हूं कि प्रादेशिकता या प्रादेशिक पार्टियों से हमारे को नुकसान हुआ है। मिक्स्ड बैग है, कुछ नुकसान जरूर है, लेकिन हमारा जो फेडरल ढांचा है, हमने जब ये संविधान बनाया तो हमारा फोकस रहा केंद्रीकरण पे। एक ऑस्ट्रेलियन लेखक ने इसको कहा क्वेज़ाई फेडरल है हम फेडरल नहीं हैं, क्वेज़ाई फेडरल हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा जो भी मुख्य अंग हैं वो केंद्र की तरफ देखते हैं। लेकिन पिछले 60 वर्षों में सबसे रोचक कहानी ये रही है कि कई कारणों से हम प्रैक्टिस में, हम ऑपरेशनल में, रियलिटी में हम ज़्यादा फेडरल हो गए हैं और उनका एक मुख्य कारण है प्रादेशिक पार्टियाँ। और उन प्रादेशिक पार्टियों से जो एक ज़मीन पे कई सारे जो आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको भी व्यक्त करने का एक तरीका मिलता है, नहीं तो वो सभी कुछ केंद्र के स्तर पे आके एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये कन्वर्जेंस अच्छी रहेगी, लेकिन साथ साथ उसके विकार भी हैं, वो एक अलग मुद्दा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने एक पॉइंट छोड़ा, उसी से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि रीजनल पार्टियों को भी नेशनल पार्टियों की तरह से और राष्ट्रीय आउटलुक को समझने और बढ़ाने की जरूरत है। तो इल्जाम यह है रीजनल पार्टियों के जितने प्रवक्ता प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं कि आप लोग पैरोकियल हैं, नैरो हैं और कुछ तो नेशनल डायनेस्टीज हैं और कुछ रीजनल डायनेस्टीज हैं और इस तरह का एक अजीब सा मिक्स बैग है। ये सीरियस इल्जाम है। हम तो उस तरफ खड़े हैं, थिंक इंडिया के तौर पर अगर मैं कह सकूं तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का ये पेनफुल एक्सरसाइज भी है, तो इसको बहुत जोर से चलना चाहिए। सिंह साहब, पैरोकियलिज्म और नैरो इंटरेस्ट को परस्यू करती है क्षेत्रीय पार्टियां। मेरे जानते मैं जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं कि क्षेत्रीय पार्टीज और नेशनल पार्टीज में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को सुदृढ़ करती है और जो हम लोगों की डेमोक्रेसी है उसे और डाइवर्स जो भारत का रूप है, उस डाइवर्सिटी का ये एक अंग है। यदि अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं होते तो शायद जैसा कि वीएस नागपाल साहब ने लिखा है, ए लैंड ऑफ ए मिलियन न्यूटनीज। तो अगर जो भारत की डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लोगों की आकांक्षा है, उस आकांक्षा की पूर्ति में क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वह एक बहुत महत्वपूर्ण अहम वो उनका योगदान है।
तो इसलिए मेरे जानते, और आप भारत के आर्थिक इतिहास को देखें, जो लगभग, शायद सिंघवी साहब इससे सहमत हों या नहीं, जो जिसे लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, वह कब था? वह तब था जब एक ही मुख्य पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी थी, लगभग सभी राज्यों में उन्हीं की सरकार थी, लेकिन हम लोग 3% का विकास हुआ। 8 से 9% का विकास कब हुआ? जब कोalition की सरकार बनी, जो रूप सरकार की उभर करके आई, उसमें क्षेत्रीय पार्टीज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो मेरे जानते हैं, जो विकास के दृष्टिकोण से लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का होना भारत के लिए अच्छा नहीं है, मेरे जानते यह भ्रम है। बिल्कुल, इसी आर्गुमेंट को अगर आप आगे बढ़ाएं तो क्षेत्रीय पार्टियों के पक्ष में क्या तर्क है जिससे ये माना जा सके कि आप लोग पैरोकियल नहीं और सिर्फ अपने राज्य का एजेंडा परस्यू नहीं करते हैं? जब दिल्ली में बात करते हैं, 116 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं लोकसभा में। मैं पहले ये कहूंगा कि हमारा सक्सेस का फॉर्मूला ये है कि हम लोगों के पास हैं, नजदीक हैं, क्योंकि एक परंपरा बन गया था पिछले इतने दशक से कि दिल्ली में बैठकर एक वन साइज फिट्स ऑल करके योजनाएं सब दिल्ली से भेजा जाता था, जो अरुणाचल हो या उड़ीसा हो या केरला हो, इसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसी के वजह से हमारा तरक्की नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आज आप देखिए कौन से राज्यों में अभी भी हमारी प्रगति और विकास ज्यादा जोर से हो रहा है। आज कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत गिरा हुआ है, लेकिन आज का दिन भी आप बिहार देखिए, आप उड़ीसा देखिए, हम लगभग 10% रेट पर ग्रो कर रहे हैं। पिछले 10 साल में भारत में 15% गरीबी कमा हुआ है, और अगर आप उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में 25% कमी हुई है। इसका मतलब क्या? वी आर अचीविंग सम सक्सेस। और इसका फायदा क्या होता है? अब देखिए, कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है इंडिया में। एंटी इनकम्बेंसी कहाँ है? इन केंद्र में है, उन राज्यों में है जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो ग्रोथ रेट। लेकिन आप बिहार देखिए, आप उड़ीसा देखिए, और ऐसे भी राज्य हैं जो सेंट्रल दल भी उसको रूल करते हैं, वहां भी सक्सेस होते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, जो कहा जाता है, आरोप लगा जाता है कि हम नेशनल व्यू पॉइंट नहीं देखते हैं, ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एनसीटीसी पर ऐसा एक आरोप लगा, लेकिन एनसीटीसी पर रीजनल दलों ने क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि फेडरलिज्म का मीनिंग ये होता है कि हम जो रोल मॉडल फॉलो करें वो होना चाहिए यूएस में जो है, वो होना चाहिए इंग्लैंड में जो है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की आईएसआई या रशिया का केजीबी का जो मॉडल है, जो सीक्रेटली सेंटर से सब किया जाता है, वो मॉडल हम फॉलो नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब नहीं है कि हम टेररिज्म के खिलाफ नहीं हैं। जी, आपने जिक्र किया कि गरीबी घटी है, विकास हुआ है। थोड़ा इसको कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लो बेस पे 10-15% ग्रोथ को बहुत बड़ी सक्सेस बताना, और वो भी पॉपुलिज्म के जरिए, इंटाइटलमेंट के जरिए, रियल गवर्नेंस और डेवलपमेंट के जरिए नहीं, ये एक और अलग पैरेलल नैरेटिव चलता है। दिनेश त्रिवेदी जी, अगर ये इल्जाम मैं आपके पास लेकर के आऊं कि ये लो बेस पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट जो कर रहे हैं बिहार या उड़ीसा की कहानी को, ये थोड़ा सा ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, मुझे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं नज़र आता है। फ़र्क इसलिए नहीं नज़र आता है कि क्षेत्रीय पार्टी भी नेशनलिस्टिक होती है। तो ये जो फ़र्क हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में, जमहूरियत में, मैं समझता हूँ लोगों पर छोड़ देना चाहिए। और जहाँ तक ग्लोरिफिकेशन की बात कही, अब बेस यदि लो है तो जो भी क्षेत्र की बात करे उसको कभी ना कभी ज़्यादा समय के लिए एक नेशनल पार्टी रूल करती थी। तो लो बेस लो ही रखा गया था, उसी लिए रीजनल पार्टी आई। और रीजनल पार्टी जिसको आप कहते हैं, कल वो नेशनल पार्टी का रूप धारण कर लेगी। आपके जो समीकरण अभी किए 10 दिन पहले, वहाँ आज क्या बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पूरा दायरा खुला हुआ है। कोई भी क्षेत्र से आज के कोई भी मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वो नेशनल रूप धारण जरूर कर लेंगे।
तो मुझे कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। गुजराल साहब, आप एक बहुत ही शानदार और एक ट्रेडिशनल ढंग से उमर्ज हुई हुई पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और बीजेपी से डील करते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है बीजेपी से जब डील करते हैं अपने मुद्दों पर? तो इस बात का जवाब देने से पहले मैं सिंघवी जी ने जो कहा उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि क्षेत्रीय पार्टियों को नेशनल पार्टीज की तरह सोचना चाहिए। इनकी मेन नेशनल पार्टी है। अगर हमने ऐसा किया तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। एक तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, दूसरा करप्शन भी बहुत बढ़ जाएगी और स्कैम्स बढ़ जाएंगे। तो मैं इनके साथ इस बात पे एग्री नहीं करता कि हमें इनकी तरह सोचना चाहिए। इनके रास्ते पे नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और क्योंकि हम अपना ही रास्ता अपना रहे हैं, इसीलिए सारी क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ रही हैं और बार बार इलेक्ट हो रही हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो पीछे रह गई है। वैसे अभी नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी से घिरी हुई है, यदि आप अभिषेक सिंघवी को देखा जाए। बिल्कुल। अब अभिषेक सिंघवी साहब के पास एक सवाल लेके ये आऊंगा कि आपने जो कहा कि फेडरलिज्म मजबूत होना चाहिए, आपको उनकी तरह उनको अपनी तरह सोचना चाहिए, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? मिसट्रस्ट देखिए आप दोनों पक्षों के बीच में, जितनी छोटी पार्टियां हैं जिनका समर्थन चाहिए, और आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं? सीबीआई, बिल पर लेन देन और एक आईएएस अफसर पर झगड़ा, जिस पर हमको बताया जाता है कि हम तो आईएएस अफसर आप ले जाइए, अपना वापस कर लीजिए। मिसट्रस्ट की परिस्थिति इतनी खराब करने में कांग्रेस का योगदान कम नहीं है। मैंने सोचा था कि ये बात सिद्धांत पे हो रही है, लेकिन गुजराल साहब इस पे राजनीति ले आए हैं। आप भी हमें कुछ राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं प्रादेशिक पार्टियों का समर्थन करता हूं, सिद्धांत से भी, संविधान के ढांचे के आधार पे भी, फेडरलिज्म के आधार पे भी। और इस देश में जैसा एक लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म आया, प्रादेशिक पार्टियां आई, पंचायती राज और विकेंद्रीकरण आया, फिस्कल फेडरलिज्म आया, इस सब से जो ढांचा यूनिटरी था वो ज्यादा फेडरल बना है और वो अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरलिज्म के विकार नहीं है। जो हम एक लोकतांत्रिक टैक्स पे करते हैं इस देश में, विलंब का, ज्यादा बातचीत का और कम एक्शन का, वो विलंब बढ़ता है इस दावपेच में। हम इस बात को नहीं भुला सकते कि कितने भी आप सिद्धांत पे रखें, इस प्रकार की राजनीति अंदर आ ही जाती है कि मेरी पार्टी केंद्र में इस रंग की है, इनकी पार्टी प्रदेश में इस रंग की है। जीएसटी एक उदाहरण है, मैं उसके मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं। एनसीटीसी भी उदाहरण है, और भी कई उदाहरण है जहां विलंब एक औसतन विलंब से कहीं ज्यादा होता है और वो विलंब इस देश को महंगा पड़ता है। ये मैं समझता हूं आसान नहीं है कि अपने राजनीतिक रंग को छोड़कर या भूलकर प्रादेशिक पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरह से एक्शन करें। इसलिए हमको एक भविष्य में, मैं समझता हूं, एक न्यूनतम प्रोग्राम प्रादेशिक और केंद्रीय पार्टियों के बीच में भी बनाना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर फेडरलिज्म, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें व्यर्थ ही विलंब होता है। और मैं निजी रूप से मानता हूं कि एनसीटीसी के बहुत अच्छे फीचर्स थे, जीएसटी भी बाद में अंततोगत्वा परिवर्तित होने वाला है, लेकिन समय बहुत लगा है, इतनी बातचीत होनी पड़ी। आपको ये तो जो टैक्स लगता है हमारे को, मैं नहीं समझता देश इस टैक्स को पे कर सकता है। मजाक के तौर पर आपको तो बड़ी जरूरत है, तो देखिए हमने तो 4 बैठा रखे हैं, लुभाइए आप जिनको लुभाना है। आपने बीजेपी को तो साफ ही कर दिया है, वो बात नहीं, हम समझते हैं गुजराल साहब बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे चूंकि ये बहस रीजनल बनाम नेशनल पार्टी है और आप वकील हैं, तो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए दोनों नेशनल पार्टियों का बचाव आप कर सकते हैं। एक सैद्धांतिक रूप से प्रश्न उठाया गया है पहले कि इस प्रकार के प्रादेशिक पार्टियों के विकास से क्या राष्ट्रीय पार्टी कोई बचेगी। बिल्कुल। और उस आधार पे तो एक प्रोग्राम होना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी का भी साझेदारी वाला प्रोग्राम। लेकिन मैं समझता हूं ये एक स्वप्नलोक की बात है, ठीक है, कभी होगा नहीं। ये सैद्धांतिक रूप से, आइडियोलॉजिक रूप से नहीं हो सीरियस नोट, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, जीएसटी का उदाहरण, एनसीटीसी का उदाहरण। आप लोग जो कहते हैं कि हम लोगों के पास एक राष्ट्रीय समझ और आउटलुक है और हम कोई आपसे कम नेशनल आउटलुक वाले लोग नहीं हैं, लेकिन एफडीआई इन रिटेल और जीएसटी और एनसीटीसी, ये सारे वैसे उदाहरण हैं जिसमें कांग्रेस की छोड़िए, हमको उनकी परवाह नहीं है। हम नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं कि आप लोग तर्क से चल रहे हैं, आप लोग सही बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल अड़ंगे के लिए ही उसको रोका जा रहा है। सिंह साहब, मेरे जानते ये लांछन क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर जो आप किस रूप से लगा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी देश की आर्थिक इतिहास का अगर अध्ययन करें तो वही विकास
चल सकता है जिसमें एक सभी का कंसेंसस हो। आप और फेडरल मॉडल्स ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया के फेडरल मॉडल ले लें, बहुत अच्छी मॉडल है। सिंघवी साहब ने कहा कि जीएसटी में विलंब हो रहा है। कनाडा का आप अगर उदाहरण लें तो उन्हें इस तरह के जीएसटी बनाने के लिए लगभग 15 से 20 साल समय लगा था, और जब समय लगाने के बाद जीएसटी लगा तो वो कनाडा के विकास में एक उसका महत्वपूर्ण उसका एक योगदान रहा। तो मेरे जानते वही रिफॉर्म्स और वही विकास का रास्ता सक्सेसफुल हो सकता है जो सभी के कंसेंसस से बने, भले ही उसमें समय लगे, क्योंकि रोज रोज रास्ता नहीं बदल सकता है। भारत के समक्ष एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। तो आप ये कह रहे हैं कि ये समय वैलिड लग रहा है और ये कंसेंसस के लिए रूलिंग पार्टी पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि आप देखें कि और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण लें तो मेरे जानते रोज रोज लेजिस्लेशन नहीं बदल सकते हैं। जो भी लेजिस्लेशन हो वो सही लेजिस्लेशन हो और एक कंसेंसस के माध्यम से हो, वही विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। इसका आप भी मैं इस पर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दलों का एक आदत बन गया है कि एक बार इलेक्शन जीत जाए तो 5 साल वो किसी को आंसरेबल नहीं है। जब कोई नया पॉलिसी निकालते हैं जस्ट अनाउंस कर देते हैं और उसको प्रमोट नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं। आप कंपेयर कीजिए विद अदर डेमोक्रेसीज। आप यूएस में प्रेसिडेंट ओबामा से कंपेयर कीजिए, जर्मनी में चांसलर मर्केल से कंपेयर कीजिए, यूके में कैमरॉन से कंपेयर कीजिए। वो जो 4-5 साल रहते हैं पावर में, वो हर दिन उनके पॉलिसीज बेचते हैं। वो मीडिया में प्रमोट करते हैं, एलाइज को प्रमोट करते हैं, ऑपोजिशन को प्रमोट करते हैं और पब्लिक को प्रमोट करते हैं। हमारे देश में ये होता है क्या? प्राइम मिनिस्टर कब जाके प्रमोट करते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट कैपिटल्स को जाके कन्विंस करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को? मैं ये जो आप जीएसटी के बारे उदाहरण दिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। 10-12 साल पहले जब वीएटी अप्रूव हुआ कैसे? बिकॉज ऑफ गिव एंड टेक। देयर वॉज लॉट ऑफ डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये डायलॉग जो अभी हो रहा है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में, वो इट स्टार्टेड लेट। लेकिन हमारे लीडर्स जो पब्लिक स्टैंड लेना चाहिए ये पोजीशन सब बेचने के लिए टू द पब्लिक एंड टू पार्लियामेंट, वो नहीं होता है। तो आवर डेमोक्रेसी हैज प्रोग्रेस्ड टू अ सर्टेन स्टेज कि पुराने ढांचे अभी नहीं चलेंगे। अभी इलेक्शन जीत गए का मतलब नहीं है कि 5 साल आप सिर्फ घोषणा करेंगे आपके पॉलिसीज, आपको वो पॉलिसीज को बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। सिंघवी साहब, इसमें आप कहना चाहेंगे कि ये जो सेल करना है, पब्लिक को कन्विंस करना है और वो कन्विक्शन होना चाहिए लीडरशिप का, उससे बड़ा डर लगता है। वोट का जोड़ घटाव करते रहते हैं कि ये बोलेंगे तो क्या समझा जाएगा। वो तो हमारी आज की जो लोकतंत्र है उसमें एक अंतर्हित हिस्सा है। आप समझिए कि आज आप लोगों के होते 400-500 मिलियन लोगों को मीडिया होते, करीब 500 चैनल होने के बाद क्या कोई भी नीति बिना आपसे वार्तालाप किए, बिना आपसे इंटरेक्ट किए बेची जा सकती है? हमारे आज 1991 से लगभग 25 वर्ष से गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, केंद्र पे भी और प्रादेशिक स्तर पे भी। तो गठबंधन में जो हमारे साथ होते हैं केंद्र में, वो प्रदेश में कई बार पावर में होते हैं या प्रादेशिक पार्टियां होती हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप को मार्केट करना या अपने प्रस्ताव को उनसे पारित करवाना, ये हमेशा कभी भी एक कमरे में बंद बैठ के घोषणा करने से हो ही नहीं सकता। लेकिन एक कसौटी जो होनी चाहिए वो है कि कब तक आप बेचते रहेंगे, कब तक वार्तालाप चलता रहेगा और कब वो परिवर्तित होगा ठोस एक्शन में। इन दोनों में एक संतुलित भाव होना आवश्यक है। मैं समझता हूं वो संतुलन हमारे देश में वैसे भी विलंब की तरफ है और फेडरलिज्म के कुछ ऐसी कसौटियों के कारण और भी ज्यादा विलंब की तरफ है। मैं नहीं सहमत हूं इस बात से। मैं बिल्कुल ही मानता हूं कि बातचीत करना बहुत आवश्यक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन 10-12 वर्ष की जो लग्जरी है वो हम कनाडा की तरह नहीं कर सकते हैं अफोर्ड। हमारे यहां पर अगर आज 4 वर्ष लग गए हैं, लगभग 2.5 वर्ष लग गए हैं एनसीटीसी की बातचीत में, 4 वर्ष से ज्यादा लग गए हैं जीएसटी में, तो वो एक लोकतांत्रिक टैक्स है जो मैं नहीं समझता कि ये देश अफोर्ड कर सकता है। आपने संतुलन की बात की, इसलिए मुझे एक सप्लीमेंट्री आपके पास लेके आना पड़ेगा वक्त और संतुलन की। आपने अचानक तेलंगाना कर दिया। आप समझते हैं कि इसका रीजनल एस्पिरेशन पे क्या असर है और एक नेशनल आउटलुक की पार्टी का व्यवहार कैसा है? और तीसरी बात, अभी आपको नीतीश बाबू बहुत अच्छे लगते हैं। 1 साल में 2 पैकेज, ममता मांगे तो वो पैकेज नहीं मिलेगा, पांडा जी मांगे तो वो पैकेज नहीं मिलेगा। ये जो अवसरवादिता है, इसका ये एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं। निजी रूप से तो नीतीश जी मेरे को बहुत अरसे से बहुत अच्छे लगते हैं, इनके कई प्रोग्राम्स में बैठा हूं, इसलिए उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आपने बड़ा रोचक प्रश्न पूछा। ये क्या संभव है कि हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के बाहर
पिछले 3 वर्षों से हमारी कड़ी निंदा हो रही है कि आप तेलंगाना में बहुत अपने पैर घसीट रहे हैं, बहुत समय निकाल रहे हैं, और साथ साथ आपका आरोप भी सही हो सकता है कि हमने अचानक कर दिया तेलंगाना में, और अचानक शब्द में कोई सरोकार ही नहीं है। हमने इतनी इसमें बात की है हर स्तर पे। देखिए, ये एक ऐसा निर्णय है जिसमें भावनाएं हैं। कोई भी निर्णय हो, तेलंगाना की तरफ, रायलसीमा की तरफ या सीमांध्रा की तरफ, इससे कभी संतुष्टि व्यापक रूप से नहीं हो सकती। इसलिए जब भी होगा तो इसमें असंतुष्टि होगी। हमने इसमें इतने लंबे समय के लिए, मैं समझता हूं ज्यादा लंबे समय के लिए बातचीत करके एक निर्णय लिया है। उस निर्णय के लिए हम एक जिम्मेवारी लेते हैं, हम सामने खड़े हैं, उसके लिए निंदा लेने के लिए भी, उसका फायदा उठाने के लिए। मैं एक कारण बताता हूं, ये तो चलिए अभी की सुर्खियां हैं, छोड़िए, लेकिन इसके पीछे रियल प्रॉब्लम क्या है नेशनल पार्टीज की। दिनेश भाई, ये बड़ी रीजनल पार्टी से डील नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जाते हैं उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, आपका साइज वहां जनाधार श्रिंक होता है, तो फिर आप उसके बाद सीनियर पार्टनर जूनियर पार्टनर नहीं रहते, इक्वल हो जाते हैं। फिर अचानक कांग्रेस पार्टी अपने को कई राज्यों में जूनियर पार्टी पाती है। इसलिए जहां भी बड़ी सीटें हैं, बड़ा राज्य है, वहां बड़ी नेशनल पार्टियों को डील नहीं करना है। कांग्रेस या बीजेपी दोनों की यह स्वाभाविक इच्छा होगी। इसी प्रकार इनका मुझे लगता है कि ये यूपी में भी सोचते होंगे कि कुछ कर लें। आपको लगता है कि ये प्लान, ये सोच गलत है? देखिए, नेशनल पार्टी की जो भी सोच हो, एक सोच होती है जनता की, और जनता की आज ये सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सो कॉल्ड नेशनल पार्टी, पहले हमने बताया कि रीजनल पार्टी भी नेशनल पार्टी, क्योंकि वो भी नेशनलिस्टिक होती है, कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम पार्टी जिसको कहते हैं वो फेल हुई है। और जितने भी नेता उभर के आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी से आए हैं। और चूंकि उन्होंने रीजनल को इम्बैलेंस किया, अब नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए कुछ है ही नहीं, जब तक वहां कोई परेशानी नहीं होती है तब तक लोग अपनी आंख खोलते ही नहीं। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि नेशनल पार्टी ने, जो एक कर्ता का होता है कि भाई हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जब हम रेल मंत्री थे, नीतीश जी यहाँ बैठे थे, उनके हिसाब से शायद हम उतना कुछ कर नहीं पाए जितना नीतीश जी ने किया, मगर रीजनल बैलेंस बना के ही किया था। पहली बार पूरे बोर्ड मेंबर्स को लेकर हम कहाँ गए? नागालैंड के मुख्यमंत्री हमको कहते हैं कि भैया ये तो पहली बार हुआ, हमारे पास सिर्फ 8 किलोमीटर लाइन है। मैंने कहा 8 किलोमीटर को हम मिलकर 80 किलोमीटर करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यदि नेशनल पार्टी की सरकार रीजनल में नहीं हो तो उसको एक सौतेला भाई या सौतेला बेटा या सौतेली बेटी, उसका एक रूप दिया जाता है। आज वही वजह है कि रीजनल पार्टी जिसको आप कहते हैं वो उभर के आ रही है। वही रीजनल पार्टी कल नेशनल पार्टी बन जाएगी और नीतीश कुमार जैसे प्रधानमंत्री बन जाएगी। जी, चूंकि आपने ये जो एक संभावना इस वक्त बड़ी बहस का विषय है, इस पर आना चाहिए, और वो ये है कि रीजनल पार्टियां जनाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, लोगों की आवाजें उठाती हैं। तो एक तरीका तो ये लिया कि बस इंक्लूजन की पॉलिटिक्स कर लो और कुछ दे दो। गवर्नेंस का पीस जो था वो थोड़ा सा इग्नोर हुआ है। अब आप लोगों पर भरोसा करने के लिए, क्योंकि जो आपने बताया कि कांग्रेस के नंबर नहीं बनेंगे, बीजेपी के नहीं बनेंगे, और एक तीसरा मंच खड़ा होगा, वो आपका रुझान ने गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी प्रधानमंत्री, और एक ऐसा गठजोड़ हो सकता है जिससे एक लोगों को डराने का नैरेटिव भी चल रहा है। वो एक अलग बहस का विषय है, खैर उसको जाने दीजिए। लेकिन ऐसी संभावना में हमारे जैसे लोगों को तो ये आश्वासन चाहिए कि कांग्रेस की एक्सट्रीम एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स को जिस तरीके से लोगों ने पुश किया है बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये होली काव है, आप बोलेंगे तो गरीब विरोधी करार दे दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने ये गरीबवाद की पॉलिटिक्स को बड़े तेजी से चलाया, गवर्नेंस पर कम काम किया। ये इल्जाम तो मैं सारी रीजनल पार्टियों पर लगाऊंगा। देखिए, गवर्नेंस नहीं होता तो आज बंगाल के आप पंचायत चुनाव ले लीजिए, उनके जो परिणाम आए हैं वो मतलब पूरी एक तरफा बुरा मत मानिएगा, सही है। 2 साल की यदि गवर्नेंस नहीं होता तो ऐसे परिणाम नहीं आते। आइए दूसरा उदाहरण देखिए, गवर्नेंस ना होता तो नीतीश कुमार जी कैसे बनते दोबारा मुख्यमंत्री? प्रकाश सिंह बादल कैसे बनते? इनकी पार्टी में 3 बार बन चुके हैं, चौथी बार बनने जा रहे हैं। पटनायक, तो आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नेंस की वजह से है। जी जी, मैंने काफी समर्थन और बड़ाई की है प्रादेशिक पार्टियों की, लेकिन आपने अभी बात की, आई थिंक दिनेश जी ने असफलता की बात की।
निश्चित रूप से केंद्रीय कई पार्टियां, बीजेपी भी और कांग्रेस असफल रही हैं कई बार, लेकिन इस देश में दो मॉडल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, या तो कोएलिशन मॉडल जिसमें बहुत सारी प्रादेशिक पार्टियां रही हैं, और एक बार एक प्रादेशिक पार्टी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगर इस देश में आज आप पूछ रहे थे इस आज के प्रोग्राम के शीर्षक के विषय में कि क्यों असंतोष है देश में, क्यों संदेह है, क्यों प्रश्न चिन्ह है कि अगर ये थर्ड फ्रंट कह ले, फोर्थ फ्रंट कह ले, फेडरल फ्रंट कह ले, ये आ गया तो क्यों है ये बात? क्योंकि अगर असफलता हुई है केंद्र के स्तर पे, ये सभी प्रादेशिक पार्टियां अपने प्रदेशों में अच्छी हैं, लेकिन जब जब प्रादेशिक पार्टियों द्वारा डोमिनेटेड केंद्र सरकार आई है तो असफलता घोर हुई है। 77 में हुई है, 91 में हुई है, लेकिन और 86, 98 में हुई है, 96, 98 में। इसका दूसरा पक्ष भी है, तो वहां भी असफलता हुई है ना। जिस चिदम्बरम के ड्रीम बजट को लाया गया वो देवेगौड़ा की सरकार में आया। हम एक ड्रीम बजट की बात नहीं कर रहे। आज इस देश में ये संदेह क्यों है, ये भय क्यों है? मैं तो नहीं मानता उस भय को, मैं कहता हूं अच्छी सरकार हो सकती है, लेकिन भय है देश में कि अगर तीसरा फ्रंट, चौथा फ्रंट आएगा तो ये हो जाएगा। वो क्यों है भय? ये बिल्कुल, ये भय इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रादेशिक पार्टियों की सोच को दूरगामी नहीं समझा जाता है, इसको अल्पगामी समझा जाता है, शॉर्ट टर्म समझा जाता है। संजय जी, मुझे नहीं लगता ये भय है। टेलीविजन स्टूडियो में जरूर हो सकता है, मगर डर का नैरेटिव है जिसको आप लोगों को एड्रेस करना है। देखिए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जी, और यहाँ सब मतलब रंग बिरंगी है फूल, और यही हकीकत है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पांडा साहब आपके पास, सिंह साहब के पास आने के पहले, वो ये गवर्नेंस का मुद्दा मैंने दरअसल मेरे दिमाग में उड़ीसा को रख करके उठाया। वो ये कि बुरा मत मानिएगा, लोग मजाक में कहते हैं कि वहां तो स्थिरता का राज ये है कि कुछ फैसले न करो उड़ीसा में। अगर हम फैसला देखिए, आप इतने बड़े एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी थे, जितने बड़े प्रोजेक्ट वहां आने थे, इंटरप्राइज को जो बूस्ट देना था वो आपके हाथ में था। दिल्ली वाले अटकाते लटकाते, एनवायरमेंटल क्लियरेंस कुछ भी करते, आप कह सकते थे कि हमने क्या कोशिशें की। आपका इरादा रोकने का है, काम नहीं करने देने का है। अगर ये इरादा है तो आज का दिन कैसा ये सिचुएशन है कि उड़ीसा का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भारत का इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट से डबल है, और ये पिछले दशक का कहानी। नहीं, मैं कहना ये चाहूंगा, सेलिब्रेट करना चाहूंगा। नहीं, मैं कहना ये चाहूंगा कि ये पिछले दशक का, ये 10 इयर्स का स्टोरी है। और ये कैसे हो सकता है कि उड़ीसा में पॉवर्टी डिक्लाइन हैज बीन 25% वर्सेस नेशनल डिक्लाइन ऑफ 15%, अगर हम कुछ निष्पत्ति नहीं लेते हैं। आप सुनिए, 2 प्रोजेक्ट के बारे ये एक आरोप आया हुआ है। एक तो आप जानते हैं कि केंद्र से भी कुछ वहां हर्डल्स डाला गया है। दूसरा का प्रॉब्लम था कि लैंड एक्विजिशन में जो अभी अभी कंप्लीट हो चुकी है, ये उड़ीसा का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल प्रॉब्लम है, बहुत सारे राज्यों में है। लेकिन इनके बारे आप चर्चा नहीं करते हैं जो इतने डजने प्रोजेक्ट्स, 20, 30, 40 बिग प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, जिसके द्वारा 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी चालू है ग्राउंड पर। इसी के वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और पॉवर्टी कम रहा है जी, और इसके बारे में चर्चा नहीं होता है। ठीक है, अब आपके पक्ष में मैं दूसरा तर्क लाता हूं। सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि इसको आप वीव करके बताएं, ये जो डॉट्स हैं उसको जोड़ें। नेशनल पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस ने, अपना कॉपीराइट ले लिया है सचमुच की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का। मिड डे मील तो तमिलनाडु ने दिया, साइकिल नीतीश बाबू ने दी, लाडली लक्ष्मी योजना किसी एक मुख्यमंत्री ने ला करके दी, भले ही किसी नेशनल पार्टी का रहा हो। क्या अगर मैं ये तर्क रखूं कि सचमुच के इनोवेशन, एंटरप्राइज और लोकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, ये रीजनल पार्टियां नेशनल पार्टियों से ज्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन इस नैरेटिव को आप लोग ठीक से सेल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हद तक जो आप बात कह रहे हैं उसमें तत्व है, मैं इससे संपूर्ण रूप से सहमत हूं। एक तो मैं पिछली अभी चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि देवेगौड़ा साहब के समय और गुजराल साहब के समय काफी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए गए। आपकी ड्रीम बजट चिदम्बरम साहब ने उस समय दिया, पूरी पेट्रोलियम सेक्टर की डी लाइसेंसिंग हुई उस समय। तो ये कहना कि कोलिशन सरकार या किसी और नॉन मेन स्ट्रीम पार्टीज के प्रधानमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए हैं, मेरे जानते यह जो हम लोगों की आर्थिक कहानी है वो आर्थिक कहानी बताती है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपका दूसरा प्रश्न यह था कि अगर इनोवेशंस की लेबोरेटरी राज्य में है तो क्यों कांग्रेस बहुत सारे एंटाइटलमेंट ड्रिवन स्कीम्स का उत्तरदायित्व और कॉपीराइट के रूप से कांग्रेस इसे चला रही है। मेरे जानते यह कुछ अंश तक ही सही है।
देखना यह है कि वो जिस पे कांग्रेस कदम ली है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी बिल का आपने उल्लेख किया, फूड सिक्योरिटी बिल का सबसे पहले समर्थन नीतीश जी ने किया था। हाँ, साइकिल की योजना का आपने जिक्र की, अन्य राज्य भी करना चाहते हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जो संरक्षण दिया गया वो सबसे प्रथम बिहार में दिया गया, उसके बाद केंद्र में बिल आया पंचायत में उन लोगों को संरक्षण देने का। तो ये बात सही है कि जो राज्य हैं, क्षेत्रीय राज्य हैं, वह एक एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन के लेबोरेटरी है और मेरे जानते देश के विकास के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। सिंघवी साहब, चर्चा के आखिरी हिस्से में आपसे ही शुरू करूंगा, एक सवाल लेकर के आऊंगा, लास्ट वर्ड आपका होना चाहिए, लेकिन उस पर एक कमेंट लेंगे हम इनका। वो ये है कि आप लोग, ऐसा लगता है, कहें कुछ भी, अब मान चुके हैं कि आप लोग नेशनल स्पेस अब हासिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोग रीजनल पार्टी से अब अलायंसेस की बात कर रहे हैं। 2014 के संदर्भ में बात करेंगे तो चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। सवाल मेरा ये है कि या तो आप ईमानदारी का अलायंस करें इनके साथ, जिसके बारे में आप लोगों को नंबर बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं अलायंस को डील करने के मामले में। दूसरा ये है कि ये जो जनाधार और जिन जनता को पकड़ पा रहे हैं उनसे compete करने के लिए आप ग्रास रूट पर जाकर के काम कर सकें। लेकिन कांग्रेस का ऐसा कोई स्ट्रक्चर कांग्रेस के अपने ट्रेडिशनल राज्यों में भी नहीं दिखता। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि सचमुच एक कन्विक्शन का नैरेटिव इनको सेल कर पाए और एक नेशनल और रीजनल पार्टी एक ईमानदारी का फेडरल स्पिरिट अब एक दूसरे में इम्बाइब करने की कोशिश करे? देखिए, मैं अगर सत्य कहूं तो यद्यपि हर पार्टी ये दावा करती है कि बहुमत लेके आएगी, मैं समझता हूं कि ये बात तो स्वीकार करनी आवश्यक है कि कोई भी चुनाव में 2014 में या कुछ निकट भविष्य में भी उसके बाद निश्चित से गठबंधन सरकार होना आवश्यक है। पहली बात, इसको हम बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर सकते और ये सही बात है। अगर ये बात सत्य है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हम गठबंधन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे या हम अहंकार के कारण अपने कमरे में बंद बैठे रहेंगे? आज भी जहां एनडीए की गठबंधन इतनी तितर बितर हो गई कि 3-4 लोग बचे हैं, हमारे आज की तारीख में जो गठबंधन बने हैं या जो बनने के संभावनाएं हैं, मैं समझता हूं कोई भी, अगर मैं आपको ले जाऊं पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में, तो या तो ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे प्रादेशिक पार्टियां हैं या ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए ज्यादा तैयार हैं बनिस्बत एनडीए के, या वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन एनडीए के साथ जाने वाले 2-3 को छोड़कर बहुत कम है इस देश में। तो पहली बात तो आप ये नहीं समझिए कि कांग्रेस एक अहंकार की राष्ट्रीय पार्टी है जो ऊपर बैठती है एक बड़े माउंटेन टॉप के ऊपर और बातचीत नहीं करती। नहीं, मेरा मूल सवाल है कि आप जनाधार बढ़ाने वाले खेल से अब बाहर हो चुके हैं। आप लोग खुद मान चुके हैं कि अब इस देश में रीजनल पार्टियों के स्पेस को छीनने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। ये बात नहीं है। हम हमेशा ये प्रयत्नशील रहते हैं इस बात पे, और बिहार और उत्तर प्रदेश 2 उत्तम उदाहरण हैं कि जहां हम चाहेंगे बेहतर करना। लेकिन जो भी है व्यवस्था है, हम समझते हैं इस बात को, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे को बहुत काम करना है। गुजराल साहब, इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। ये एक कहानी जो चल रही है वो ये है कि ज्यादा कंपैटिबल एलाइज, नेचुरल एलाइज की संख्या कांग्रेस की तरफ ज्यादा है, इसलिए जो सरकार बनेगी वो यूपीए जैसी ही बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, नहीं तो कांग्रेस बनवाएगी। पावर नहीं तो पावर लीवर इनके हाथ में होगा। आप कैसे इसका काउंटर जवाब दे सकते हैं कि आपकी तरफ एलाइज नहीं है? ये जरूरी नहीं है कि अगर इनके एलाइज के नंबर ज्यादा हों तो इनकी सीटें ज्यादा होंगी। हमारे चाहे एलाइज के नंबर कम होंगे, सीटें हमारी ज्यादा होंगी। लेकिन आप देखेंगे कि अगले चुनाव के बाद रीजनल पार्टीज का रोल बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज हम बात तो करते हैं फेडरलिज्म की, लेकिन ट्रू फेडरलिज्म उस दिन हिंदुस्तान में आएगा जिस दिन हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर किसी रीजनल पार्टी का होगा। आज खजाना तो नेशनल पार्टी के हाथ में होता है, चाहे इनकी सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, और उसके बाद ये चैरिटी देते हैं, डोल्स देते हैं। नीतीश कुमार जी से खुश हो गए तो कुछ इनकी तरफ फेंक दिया, इनकी जरूरत होगी तो इनकी तरफ कुछ फेंक देंगे। लेकिन ट्रू फेडरलिज्म तब आएगा जब हर राज्य को अपना अधिकार मिलेगा। और जैसे पांडा जी ने कहा, उसके लिए नई सोच की जरूरत है। और मेरा तो यह भी मानना है कि अब वो वक्त भी आ गया है कि अमेरिका की तरह हमको सोचना होगा कि जो स्टेट्स हैं उनको भी इनकम टैक्स लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए, स्टेट इनकम टैक्स। बिल्कुल। दिनेश भाई, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल डिसमिस करो, कांग्रेस समर्थक, बीजेपी समर्थक भी बोलते हैं कि तीसरी सरकार नहीं बन सकती। आपको ये रियलिस्टिक लगता है कि एक ऐसी सरकार बन सकती है जो कि शुद्ध रूप से नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो
किसी के समर्थन से चले, लेकिन उस पर उस तरह का कंट्रोल ना हो और रियल फेडरलिज्म की कहानी अनफोल्ड हो सकती है 2014 से? संजय जी, सिर्फ मुझे ही नहीं लगता है, देशवासियों को लगता है। आप कोई भी रुझान ले लीजिए, एक देखिए, लोकतंत्र जमहूरियत में फुल स्टॉप नहीं होता है, पावर स्ट्रक्चर में वैक्यूम कभी नहीं होता है, और जनता ने दोनों नेशनल पार्टी का तजुर्बा कर लिया है और आज के दिन में बिल्कुल तैयार है। जैसे ममता जी हमेशा कहती है कि अगली सरकार जो बनेगी वो एक फेडरल स्ट्रक्चर, हालांकि हमारे संविधान में फेडरल का नाम नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मगर आज जनता यही चाहती है कि एक कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो और सब सक्षम है। आप चाहे बंगाल के चीफ मिनिस्टर हो या बिहार के हो या कोई भी क्षेत्र के ले लीजिए, बीजू बाबू हो, नवीन बाबू सॉरी, ये सभी अपने आप में बहुत ही सक्षम है और सब प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल लायक। बिल्कुल। और इसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, मजाक के तौर पर ही कहूंगा, कि इस वक्त ये जितने बड़े दावेदार हैं सारे के सारे सिंगल हैं। मैं ये कहूंगा कि जब कहा जाता है कि एक भयभीत है देश में कि ये सिंगल होने पर वक्त बहुत मिलता है काम करने के लिए। नहीं, मैं लेकिन वो प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि देयर इज अ फियर साइकोसिस की एक फेडरल फ्रंट आ सकता है। मैं ये कहूंगा कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो असफलता का एग्जाम्पल्स दे रहे थे वो 15-17 साल पुरानी बात है। इसमें जो कोalition पॉलिटिक्स में बहुत कुछ एडवांसेस हुए हैं। आज का दिन में जो रीजनल लीडर्स में डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन होता है, जैसे नीतीश जी, नवीन बाबू एंड अदर्स, वो इट इज़ मच मोर डेमोक्रेटिक। और अगर असफलता का बारे बात करें तो आज का दिन यूपी असफल है, 15 साल पहले नहीं। और मैं ये कहूँगा कि आपने जो वोटिंग पैटर्न के बारे बोल रहे थे कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर अब ऐसा है कि नेशनल पार्टीज हैव लेस देन 50%, और करंटली जो सर्वेस कर रहे हैं, आपका चैनल भी जो सर्वेस कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो यूपीए का वो गिर रहा है वो ज्यादातर जा रहा है रीजनल पार्टीज के। और तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे इंडियन वोटर्स इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं, उनका मूड, हम इसको इतना कंडेसेंडिंग मूड से नहीं देखना चाहिए, हम इतनी नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इंडियन वोटर्स का एक कॉमन सेंस है और कुछ कारण है जिसके वजह से वो इस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि ये दलों ने उनको गवर्नेंस दे रहे हैं, बार बार री इलेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। सिंह साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि रीजनल का ये उभार तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए कांग्रेस पहले ही बता दे कि किस किस के साथ जुगलबंदी करनी है इनको। खैर, कांग्रेस अपना हाथ कभी नहीं खोलती है चुनाव के पूर्व, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहता हूं कि जो हम लोगों की फिस्कल फेडरल मॉडल है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो रीजनल पार्टीज को और प्रोत्साहित करना मेरे जानते सबके और देश के विकास के हित में होगा। आखिरी शब्द बिल्कुल आपका सिंघवी साहब, आखिरी बिल्कुल आधे मिनट में खत्म करना चाहेंगे। मेरा सवाल उसके बाद आप जो कहना चाहें वो ये है कि क्या इस चर्चा के आखिर में आप ये हमसे, दर्शकों से, यहाँ के श्रोताओं से ये कह सकते हैं कि ये जो नैरेटिव चलाया जाता है, हम लोग जो स्टेटस कोइस्ट लोग हैं और आप लोग जो चाहते हैं कि सब आपके कंट्रोल में रहे, कि रीजनल पार्टियों के पास आपसे कम नेशनल आउटलुक नहीं है? अभी तक वो पूरी तरह से सत्य बात नहीं है। मैं आशा करूंगा, विश्वास करूंगा कि उस दिशा में लोग गति करें। जैसा मैंने कहा, हमको निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी को देखना चाहिए, आमुख होना चाहिए और सोचना चाहिए प्रादेशिक पार्टी जैसे, लेकिन प्रादेशिक पार्टियों को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है कि वो केंद्र और दूरगामी लोग सोच से सोचे। पर मैं बहुत संक्षेप में 2 बिंदु और कहना चाहूंगा। सफलता असफलता की कसौटी सिर्फ वो होती है जो कि सिद्ध हुई हो, भविष्य में नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। आज सिर्फ 3 मौके मिले थे इस देश को और वो असफलता 3 बार रही, 77 में, 91 में और 96 में, और वो इसलिए भय और संदेह है। और दूसरा एक प्रश्न बहुत संक्षेप में अंत करते हुए, आप आज पूछें अपने आप से, एक मोदी द्वारा नेतृत्व बीजेपी द्वारा नेतृत्व एनडीए, कौन सी प्रादेशिक पार्टियां हैं जो बहुमत में उसका समर्थन करना चाहेगी अगर प्रादेशिक पार्टियां अपने आप तीसरा मोर्चा नहीं बनाती? वो तो एक अलग संभावना है। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब करेंगे? क्या नीतीश बाबू करेंगे? क्या, चलिए इस पर चर्चा हो सकती है, पटनायक साहब करेंगे? क्या ममता जी करेंगी? हाँ। और इनके सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनकी प्रोफाइल, नहीं वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं अगर आपको किसी के साथ करना पड़ा सर, तो मोदी द्वारा नेतृत्व बीजेपी द्वारा नेतृत्व एनडीए
या कांग्रेस द्वारा नेतृत्व यूपीए, ये संभावना आप आपको अपना छोड़ आखिरी देता हूं। छोड़ना चाह रहे हैं। मैं मन में सोच रहा था सर, सचमुच सोच रहा था, बुरा मत मानिएगा, कि क्या कोई चर्चा इस व्यक्ति के नाम के बिना हो सकती है। मुझे लगा था नहीं, संभव क्योंकि है, वो तो लेकिन घोषित कांग्रेस है। को कितना भारी नहीं, ये ऑब्सेशन है। घोषित है, ये घोषित सत्य है, ये तो घोषित सत्य है। ये चॉइस हमको नहीं करनी है, ये सर चॉइस मैंने नाम नहीं लिया, आपने लिया। करनी है। एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी हमारे साथ अपने समय से पहले आए इसी को सुनने के लिए। आपके सत्र के पहले का ये वार्मिंग अप कहिए, एपिटाइजर कहिए, जो दरअसल इतने बड़े लोग हैं मेन कोर्स ही हो गया है, लेकिन असली खाना आपके साथ वाला होगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।